हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमसे जो है आरपीएफ कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन एक भी आप सभी के लिए नहीं लाया गया है। पूरे क्वेश्चन 50 तो नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो आप सभी को पूरे विस्तार के साथ समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से समझाएगा जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? सभी भूगोल तो पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन तो सभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबको पता ही नहीं रहता है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या है? यूनानी भाषा से। किससे लिया है? यूनानी भाषा से। अगर भूगोल को इंग्लिश में देखें क्या कहते हैं? भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो माने पृथ्वी होता है, जियो माने अर्थ होगा, और ग्राफी माने स्टडी होता है। तो मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अगर बात कर लें कि भूगोल की जनक कौन है, मतलब जियोग्राफी के जनक किसे कहते हैं, तो इराटोस्थनीज को। किसे? इराटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है? ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात कर लें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, ये अगर आपसे से पूछा जाए तो होगा उत्तर पूर्व में। किस में है? उत्तर पूर्व में है। कैसे है उत्तर पूर्व में, ये भी आप सभी को चलिए बता देते हैं कैसे है। आप सभी को मान लो ये हमारा ग्लोब है। क्या है? हमारा ग्लोब है। ये हमारा 0 अंश देशांतर रेखा हो गया और ये 0 अंश अक्षांश रेखा हो गया। तो देशांतर रेखा की किस में है? देशांतर रेखा की ये पश्चिम में है। लेकिन अगर बात कर लें कि अक्षांश रेखा के, तो उत्तर में है। और यहाँ पर है तो उत्तर किस में है? उत्तर पूर्व में है। देशांतर रेखा के पूर्व में है और अक्षांश रेखा के उत्तर में है। तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर बात कर लें तो मालदीव है। कौन है? मालदीव है। अगर बात कर लें भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी, मतलब सबसे अधिक स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर की इसके साथ सीमा लगती है, ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा कौन सी किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन है, नेपाल है, उसके बाद भूटान है, म्यांमार है। यहाँ पर आप बांग्लादेश देख सकते हैं। बांग्लादेश के बाद यहाँ पर आप पाकिस्तान देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को मालदीव दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर नीचे आप सभी को अगर जूम हटा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों के साथ गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं वो भी आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। उसके लिए आप सभी को ट्रिक याद ही होगी, गमचा झार मित्र पर। ये ट्रिक आप सभी को पता ही होगी, वो नहीं बता रहे हैं। बस 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। तो अगर बात करें, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे आप जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। जूम थोड़ा कम कर दें ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस वंश को प्रीतहंसा वंश के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास में किस वंश को प्रीतहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश जो है, इसे जो है प्रीतहंता वंश के नाम से जाना जाता है। किसे? हर्यक वंश को। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि मौर्य जो मगध है, इसमें वंशों का क्रम कौन सा है, तो हर्यक वंश उसकी है। उसके बाद कौन से है?
शिशुनाग है, फिर नंद वंश है, इसके बाद मौर्य वंश है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्यपाल की पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है इनकी पद के बारे में। 53 में बताया गया इनके राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। 54 में इनकी शक्ति का वर्णन किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। 55 में इनकी नियुक्ति की बात की गई है, जो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि से हटाया जाता है? राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से जो है महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। यदि राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो राज्यसभा या लोकसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा के 2/3 सदस्य और लोकसभा के 2/3 सदस्य जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए वो स्वीकार करें, तभी इनको इनके पद से हटाया जाता है। अब बात कर लें कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है, तो उन्हें भी जो है उन्हें पहले जैसे अगर राष्ट्रपति की बात कर लें तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो केवल राज्यसभा में ही इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और इसकी जानकारी जो है 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को दी जाती है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या है? मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, ये आप याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है। लोथल में बंदरगाह का भी गोटीवाड़ा जो पत्तन था उसका भी साक्ष्य मिला है, ये आप याद रखिएगा। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा मात्र स्थान था जहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ पाई गई, और ये 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भी साक्ष्य स्थल पाए गए वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित, ये 3 भागों में विभाजित थे, और यहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके लिए जानी जाती है? तो किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। कौन सा? हड़प्पा। कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई? किस पशु के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? शेर। शेर जो है इसके साथ नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो राइट आंसर क्या है? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। अगर आपसे से यह पूछा जाए कि मतलब कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो भारतीय अगर बात करें जाए सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की एक विशेषता और है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष बने थे? तो ये केवल एक ही बार, वो बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी, बाकी इसके बाद इन्होंने नहीं की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। लेकिन अगर बात कर लें मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे। ये प्रथम बैठक में, ये द्वितीय बैठक में बने थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। और संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखने का विचार किसी ने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने की थी, पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। मान कब हुई? तो 22 जनवरी 1947 को यह मान हुई। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय संविधान की स्थापना जो थी वो संविधान सभा ने की थी। किसने की थी? संविधान सभा ने की थी, ना कि भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन स्थापना किसने की थी? संविधान सभा ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।